नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को लेकर पहले ही कह दिया था कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो कुछ हो सकता था। उद्धव ठाकरे ने भी जवाब में कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और मैं गद्दारों के सामने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं करना चाहता था। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सवाल इसी नैतिकता का है और इसी नैतिकता को लेकर आज सबकी नजरें महाराष्ट्र विधानसभा पर टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके 40 विधायकों का क्या होगा? क्या उन्हें अयोग्य ठहराया जाएगा या फिर कि क्या फैसला निकलकर सामने आएगा? महाराष्ट्र में क्या होने वाला है और जब ये फैसला निकलकर सामने आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? ये सारी तस्वीर आज 4 बजे साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर समझना पहले ये जरूरी हो जाता है कि आखिर दांव पेच क्या चल रहे हैं और कहां पर जाकर ये मामला अटका और क्या हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, क्या फैसला आ सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसके समझने के लिए हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र के संपादक जितेंद्र दीक्षित जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रियंका। सब महाराष्ट्र सर टीआरपी है, महाराष्ट्र की खबरें लगातार चलाई जा रही है कि महाराष्ट्र में ये हो सकता है, महाराष्ट्र में वो हो सकता है। अब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये तो आज 4 बजे क्लियर हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि अगर ये अयोग्य ठहरा दिया गया तो एकनाथ शिंदे का क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी का प्लान भी क्या हो सकता है? बिल्कुल, इससे पहले प्रियंका कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ा सा इस पूरे मामले का बैकग्राउंडर समझाना चाहता हूं संक्षेप में। देखिए, जून 2022 में जब शिवसेना में बगावत हुई, एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की तो शुरुआती तौर पर उनके साथ में 15 विधायक गए थे और एकनाथ शिंदे को मिलाकर ये संख्या 16 की हो जाती है। आगे चलकर कुल संख्या 40 विधायकों की हुई थी। लेकिन जब ये 16 विधायक मुंबई से निकले और पहले सूरत में गए तो उसके बाद हुआ ये कि जो ठाकरे गुट था उसकी ओर से व्हिप जारी किया गया, एक बैठक बुलाई गई। लेकिन उस बैठक में ये 16 लोग नहीं आए तो फिर ठाकरे गुट की ओर से स्पीकर के पास से शिकायत की गई कि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है और दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको विधानसभा से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, इनकी सदस्यता छीन लेनी चाहिए। तो ये मामला तब से लगातार जो है अटका हुआ था और पिछले साल मई में जब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की, जैसा कि आपने अभी ब्रीफ करते हुए बताया कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो बात कुछ और होती, तो उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को कि एक रीजनेबल टाइम के भीतर आप इस डिस्क्वालिफिकेशन अर्जी जो ठाकरे गुट की ओर से दायर की गई थी 16 विधायकों के खिलाफ, शिंदे गुट के, आप उस पर फैसला ले लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई मियाद तय नहीं की गई थी कि इस तारीख तक आपको ये फैसला लेना है। तो हुआ ये कि बस तारीख पर तारीख पड़ती जा रही थी, मामला ढुलमुल तरीके से आगे बढ़ रहा था। तो इस पर उद्धव ठाकरे ने स्पीकर की शिकायत कर दी सुप्रीम कोर्ट के पास में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और स्पीकर को निर्देश दिए कि आप हमें समय बताइए कि कब तक आप इस पूरे मामले की सुनवाई कर पाएंगे। और ये बात है मेरे ख्याल से नवंबर की, बीते साल। तो स्पीकर ने कहा कि देखिए अभी दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं, फिर उसके बाद क्रिसमस होगा और महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, तो ऐसे में आप फरवरी तक का समय दे दीजिए, फरवरी के आखिर का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, फरवरी के आखिर तक आप घसीटना चाहते हैं, मतलब कि अगले चुनाव का जब ऐलान हो जाए तब तक आप इस पूरे मामले को घसीटेंगे क्या? आप 31 दिसंबर तक इस पूरे मामले में फैसला सुना देंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने जब कड़ा रुख अपनाया, जब फटकार लगाई, तो उसके बाद मामले की सुनवाई जो है तेजी से होने लग गई और रोजाना जो है इस मामले की सुनवाई होने लगी। यहां तक कि जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तब भी सुनवाई हो रही थी। अब हुआ ये कि अभी हो रही है लेकिन डेट लगातार आगे भी बढ़ाई गई। किस तरीके से राहुल नरवेकर ने, आपने देखा कि पहले 30 की आप बात करें, फिर 10 तक की इनको मियाद दी गई और आप देखिए कि इन्होंने भी 10 जनवरी तक की जो मियाद दी गई है, 10 जनवरी का लास्ट डेट चुना है, 4 बजे फैसला देने वाले हैं। अब क्या फैसला निकलकर सामने आने वाला है, इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है, देखने की वाली ये बात है कि सर एक स्पीकर जो होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए। पहले भी सवाल खड़े हुए और अब जिस तरीके से फैसला लेने के लिए नहीं तैयार है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
सर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 31 दिसंबर तक की मियाद दी थी। 31 दिसंबर तक हुआ है कि एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों ही पक्षों के नेताओं के हो रहे थे। तो करीब 2.5 लाख के आसपास कागज जमा हो गए उन प्रोसीडिंग्स के जो नोट्स थे उसको मिलाकर। अब जब स्पीकर को फैसला सुनाना होता है तो उनको पढ़ना होता है, उसको गो थ्रू करके फिर फैसला सुनाना होता है। तो स्पीकर ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि हमें मियाद बढ़ा के दे दीजिए 10 जनवरी तक का समय, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो अब वो पढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऑर्डर भी तैयार है, सिर्फ उसका ऐलान करना है। 500 पन्नों का ऑर्डर है और उस ऑर्डर का ऑपरेटिव पार्ट आज 4 से 5 बजे के करीब जो है महाराष्ट्र विधान भवन में स्पीकर सुना देंगे। अब यहां पर देखिए सवाल यह है, आपने कहा कि स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। सही बात है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने फैसले सुनाने चाहिए और यहां पर स्पीकर जो है एक न्यायाधीश की भूमिका में है। तो ऐसे में ये उनसे उम्मीद की जाती है कि वो जो भी सुनाएंगे वो बड़े न्यूट्रल तरीके से फैसला सुनाएंगे। लेकिन उद्धव गुट को उन पर भरोसा नहीं है। उद्धव गुट ने कल ही इस बात की शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की कि ये जो स्पीकर महोदय हैं, ये फैसला सुनाए जाने से पहले 2 बार तो खुद ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जाके मिल चुके हैं। इनके साथ में इनकी गुपचुप मुलाकात होती है। आखिर वो किस लिए? यहां पर स्पीकर न्यायाधीश की भूमिका में है और एकनाथ शिंदे एक आरोपी की भूमिका में है। तो जज आरोपी से जाकर क्यों मिल रहा है? इससे संदेह उत्पन्न होता है कि वो निष्पक्ष तरीके से अपना फैसला सुनाएंगे। हाँ सर, संदेह तो काफी ज्यादा उत्पन्न हो रहा है क्योंकि आप गुप्त मीटिंग करते हैं और ये बाद में पता चलता है कि 2 बार मुलाकात की गई है। स्पीकर ने शिंदे से मुलाकात की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। तो इसीलिए सर सवाल खड़ा हो रहा है। आप महाराष्ट्र में मौजूद हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को और अच्छे से समझते हैं। आपको क्या लगता है कि जैसा कि व्यवहार निकल कर सामने आ रहा है, जैसे कि ये लोग डुलमुल रवैया अपना रहे हैं, 4 बजे फैसला आने वाला है, लेकिन इस फैसले की अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्रेडिक्ट करना चाहें तो क्या हो सकता है? देखिए अदालत के फैसले को वैसे प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं है, लेकिन अब से कुछ देर पहले राहुल नार्वेकर जो स्पीकर हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने एक हिंट दिया। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला आएगा वो दोनों पक्षों के लिए अच्छा होगा, यानी कि कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है। और इसका मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे शायद डिस्क्वालीफाई होने से बच जाएंगे। अगर ये कह रहे हैं दोनों पक्षों के लिए अच्छा होगा, तो मतलब उद्धव ठाकरे गुट तो चाहता है कि एकनाथ शिंदे और समेत जो 16 विधायक हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो एकनाथ शिंदे डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हैं, ये एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन यहां पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि देखिए जो राहुल नार्वेकर हैं स्पीकर होने के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी हैं। ठीक है, अब ऐसे में एक संवैधानिक पद पर बैठते हुए पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए क्या वो अपना फैसला सुनाते हैं, और अपना फैसला सुनाते वक्त वो क्या लॉजिक अपनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी हुई किस तरह की गाइडलाइंस का फॉलो करते हैं, ये सारा कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि स्पीकर ये देखते हुए फैसला सुनाएंगे कि उनकी पार्टी का क्या फायदा होता है बीजेपी का, बजाय इसके कि नियम कानून क्या कहता है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे बिल्कुल बच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ सर, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी तो काफी तल्ख टिप्पणी की थी। राज्यपाल से लेकर किस तरीके से सवाल खड़े हुए थे कि राज्यपाल क्या कर रहा था, कैसे ऐसा लगता है कि राज्यपाल ने मिलकर इस तरीके की ये जो घटना है, जिस तरीके से सरकार गिर गई और बीजेपी गठबंधन की सरकार बन गई, राज्यपाल भी उसमें शामिल था। स्पीकर को लेकर भी सवाल खड़े किए, व्हीप को लेकर भी सवाल खड़े किए, और सबसे बड़ा कमेंट तो सर ये किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो कुछ हो सकता था। तो इस एक कमेंट में सब कुछ पूरा सार मिला हुआ है कि अगर कुछ हो सकता था तो इसका मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला आ सकता था। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो उनका सिंबल है वो भी जा चुका है, तो किस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ क्या कुछ हुआ हर कोई जानता है, हर कोई समझता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को अयोग्य नहीं ठहराया गया, तो ये जो फैसला निकलकर सामने आएगा ये कहां तक न्याय संगत होगा, इस पर आपकी क्या राय? देखिए ये फैसला जो भी निकल कर आएगा उस पर हमें देखना होगा कि फैसले के साथ साथ वो लॉजिक क्या देते हैं। जो भी फैसला लेंगे उसके पीछे वो क्या लॉजिक देते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के किन्हीं आदेशों का वो हवाला देते हैं, उनको कोट करते हैं, वो एक बार उनकी रीजनिंग, हर ऑर्डर के पीछे जज को रीजनिंग देनी होती है, उस रीजनिंग को स्टडी करने के बाद ही हम
ये कह सकते हैं कि ये फैसला जो है फेयर तरीके से दिया गया, निष्पक्ष तरीके से दिया गया, या फिर इसमें पार्टी का बायस था, स्पीकर का बायस था, क्योंकि स्पीकर बीजेपी से है। वैसे मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में इसके पहले भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो है बड़े ही असंवैधानिक तरीके से बर्ताव करते आए हैं, और वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका बर्ताव नहीं रहा है। इसकी एक मिसाल जो है भगत सिंह कोश्यारी की रही है, जब वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और वो काफी विवादित राज्यपाल रहे। उनके कई बर्ताव जो है, उनके ओर से लिए गए कई एक्शन जो है वो सवालों के घेरे में है, और उन पर आरोप लगते रहे कि चूंकि वो बीजेपी के एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे और राज्यपाल बनने से पहले सांसद भी थे बीजेपी के, तो वो एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पर बर्ताव कर रहे थे, ना कि एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति की तरह। तो वैसा ही आरोप जो है राहुल नार्वेकर के ऊपर भी लग रहा है, और ये आरोप उद्धव ठाकरे का गुट लगा रहा है कि पहले तो ये मामला बड़े ही ढुलमुल तरीके से आगे बढ़ा रहे थे, जल्दी फैसला नहीं ले रहे थे, और अब जब फैसले की घड़ी आई है तो गुपचुप मुलाकात भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल नार्वेकर का जो भी फैसला आएगा वो विवादित जरूर होने वाला है, और इस फैसले को ऊपरी अदालत में जरूर चैलेंज किया जाएगा। सर, ये दोनों तरफ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक तो हम लोगों ने बातचीत कर ली कि अगर एकनाथ शिंदे को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, अगर ठहराया जाएगा तब क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम उनकी सरकार तो गिर ही जाएगी, तब उसके बाद क्या हो सकता है, क्या प्लान बी होगा भारतीय जनता पार्टी का, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगर एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और विधानसभा से उनकी सदस्यता चली जाती है, तो सवाल उठता है कि क्या उनका मुख्यमंत्री पद भी चला जाएगा। आमतौर पर देखा जाए तो बिल्कुल चला जाना चाहिए, लेकिन कुछ हफ्ते पहले देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। पहले तो फडणवीस ने कहा कि ऐसा होगा नहीं, शिंदे की सदस्यता जाएगी नहीं, लेकिन अगर सदस्यता जाती है विधानसभा की, तो फिर विकल्प है कि विधान परिषद के सदस्य बनकर वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। यहाँ पर जो विधायिका है उसके 2 सदन है, निचला सदन है विधानसभा और ऊपरी सदन है विधान परिषद। तो ऐसे में संविधान ये कहता है कि जो भी शख्स मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, उसको दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, और शपथ लेने के 6 महीने के भीतर ही उसको सदस्यता हासिल करनी होगी किसी भी एक सदन की। तो अब अगर विधानसभा की सदस्यता जाती है तो महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है, उसकी सदस्यता ले सकते हैं। जैसे कि हम उद्धव ठाकरे की बात करें, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, विधान परिषद के सदस्य थे। और अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उसको राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक हाउस का सदस्य होना पड़ता है, लेकिन ये बात जरूर है कि उसको लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना होता है, राज्यसभा में नहीं। तो सर, यहाँ पे ये तो आपने क्लियर कर दिया कि अगर मान, ये तो क्लियर है कि अगर अयोग्य घोषित हुए तो सरकार गिरेगी ही गिरेगी। फिलहाल प्लान बी क्या है वो तो निकल कर सामने आएगा। समझने वाली बात ये भी है कि आपने कहा कि उद्धव अगर नहीं हुए तो उद्धव ठाकरे फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एक आसरा बसता है। यहाँ पर सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो 50 खोखे एकदम ओके का नारा उठा था और जिस तरीके से सवाल खड़े हुए हैं, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने तो गद्दार तक कह दिया है, तो नैतिकता के आधार पर अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे फंसते हुए पहले से ही नजर आ रहे हैं। अगर सर वो हो गए, अयोग्य घोषित हो गए, तो घर के रहे ना घाट के रहे वाली स्थिति में फंस जाएंगे। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, बिल्कुल अयोग्य अगर घोषित होते हैं तो फिर हो सकता है कि उनकी कुर्सी चली जाए। अब ये सारा कुछ इस फैसले के बाद, देखिए, अगर अयोग्य घोषित नहीं होते हैं तब तो कुछ नहीं, जैसी सरकार चल रही है वैसी चलती जाएगी, लेकिन अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो फिर उनका भविष्य पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में निर्भर है। बीजेपी अगर चाहेगी तो उनको विधान परिषद का सदस्य बनाकर उनको जारी रख सकती है मुख्यमंत्री पद पर, लेकिन अगर बीजेपी ये सोचती है कि अब एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और उनकी जगह पर कोई रिप्लेसमेंट लाना है, तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि कौन होगा उनकी जगह पर मुख्यमंत्री। एक बीजेपी का खुद का कोई आदमी हो सकता है, देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, या फिर दूसरी तरफ अजीत पवार भी टकटकी लगाए हुए बैठे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। वो भी पिछले साल जुलाई में शामिल हुए, तो वो भी मन ही मन मना रहे होंगे कि भाई ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाए एकनाथ शिंदे और फिर ये कुर्सी खाली हो जाए मुख्यमंत्री की और वहां पर फिर मुझे बना दिया जाए। बीजेपी ने पहले भी एक बार रिस्क लिया है कि छोटी पार्टी को मुख्यमंत्री का पद दे दिया तो मैं क्यों नहीं बन सकता, तो फिर वो भी दबाव डाल सकते हैं बीजेपी के ऊपर कि अब एकनाथ शिंदे हट गए हैं तो मुझे बना दीजिए।
तो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। आज 4 बजे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही होगी। जी जी जी, बिल्कुल साफ ये उम्मीद कर रहे हैं। विधान परिषद का भी सदस्य बनाकर उनको जारी रख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अयोग्य ठहरा दिया जाए तो नैतिकता की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कुछ भी कर सकती है। राजस्थान के चुनावों में आपने देखा कि एक प्रत्याशी है, उसको मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है, फिर भी वो चुनाव हार जाता है। तो नियम कायदे कानूनों का कैसे उल्लंघन करना है बहुत अच्छे से आता है। फिलहाल 4 बजे फैसला निकलकर सामने आने वाला है। अब अयोग्य ठहराए जाएंगे तो क्या होगा और अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे तो क्या होगा, इस पर हमने बातचीत की और जो भी आपने हमें जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये था महाराष्ट्र का एक जो कि हमने आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको हमने बताया है कि अगर अयोग्य हुए एकनाथ शिंदे तो उनका क्या होगा, अगर अयोग्य नहीं हुए तो एकनाथ शिंदे तो उनका क्या होगा। क्योंकि फैसला जो है महाराष्ट्र का, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के बाद किस तरीके से स्पीकर ने लगातार इस फैसले को लेने के लिए समय मांगा, दिन मांगे, समय का फैसला लेना टलता गया टलता गया टलता गया टलता गया। लेकिन अब 10 जनवरी आ गई है और 10 जनवरी को 4 बजे ये फैसला निकलकर सामने आने वाला है। तो ये थी पूरी बैक स्टोरी। अब 4 बजे क्या फैसला निकलकर सामने आता है उस पर हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारे चैनल को ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी चर्चा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।